हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के साइंस के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। तो यहां पर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है कंबशन के बारे में, हमें पढ़ना है फ्लेम के बारे में, और साथ ही साथ एक और चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो है फ्यूल। तो ये तीन चीजों के बारे में यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो भाई देखो, यहां पर ये जो तीन चीजें हैं, इनको आप हमेशा देखते आए हो हमारी जिंदगी में। हमारे आसपास हमेशा हमको कंबशन दिखता है, फ्लेम दिखता है, और फ्यूल हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें, तो तुम कहीं भी रहते हो तो तुमको इस प्रकार का फ्लेम तो दिखता ही है, और साथ ही साथ यहां पर ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो बर्निंग का प्रोसेस है, जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है वो बर्न करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं। और यहां पर जो सब्सटेंस हमारा बर्न हुआ वो क्या हो गया? फ्यूल हो गया। तो यहां पर हमें क्या करना है? इसी चीज के बारे में पढ़ना है। किन चीजों के बारे में? सबसे पहले तो ये जो फ्लेम है, इस फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ये बर्निंग के प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे, और साथ ही जो सब्सटेंस हमारा बर्न हो रहा है, यानी कि जो फ्यूल है, उसके बारे में कुछ बातें हम लोग जानेंगे। आओ यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है? यहां पर बोल रहा है कि वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। तो भाई देखो, हम लोग अपनी जिंदगी में वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग तरह के फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। कहता है कि कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स। तो भाई हमारे घरों में यूज होने वाले फ्यूल्स का नाम बताओ। जैसे कि हम लोगों के घर में जो गैस सिलेंडर आता है, जिससे हम लोग खाना पकाते हैं, वो कौन सा फ्यूल है भाई? वो है एलपीजी। इसी प्रकार से जो कार्स, छोटी कार होती हैं, या फिर जो बाइक्स होते हैं, उनमें हम लोग क्या यूज करते हैं? उनमें पेट्रोल यूज करते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे घरों तक सामान लाने के लिए ट्रक्स इस्तेमाल होते हैं, या फिर बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, उनमें क्या यूज होता है? डीजल यूज होता है। आजकल आपको गाड़ियों में सीएनजी का भी यूज हो रहा है। इसके अलावा और भी तरीके के फ्यूल्स हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे घरों में जो बिजली आ रही है, वो बिजली कैसे आ रही है? तो बहुत सारे जो पावर प्लांट्स हैं, वहां पर कोयले जलाए जाते हैं, और कोयले जला करके हमारे घरों तक बिजली भेजी जाती है। समझ गए? तो भाई हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। उससे हमको हमारी जो एनर्जी की नीड्स है, वो पूरी हम लोग करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि यू आर फेमिलियर विथ द बर्निंग ऑफ कैंडल। आपने कैंडल को बर्न होते हुए देखा है। ये तो बहुत कॉमन सा चीज है। आप कभी बर्थडे केक भी काटते हो तो आपको कैंडल बर्न होता हुआ दिख जाता है, तो आपने देखा है कि कैंडल कैसे बर्न करता है। अब सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल। बोल रहा है कि हमारे पास देखो दो प्रकार के फ्यूल हैं। एक तो आपको कैंडल की बात हो गई, और दूसरा आपका कोल हो गया। पूछ रहा है कि ये दोनों जो फ्यूल हैं, इनको जब हम बर्न करते हैं तो हमें क्या डिफरेंस दिखता है? तो यहां पर एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। वो ये है कि जब हम लोग किसी कैंडल को बर्न करते हैं, तो कैंडल को बर्न करने पर हमें क्या दिखाई देता है? इस प्रकार का फ्लेम दिखाई देता है। यहां पर क्या होता है? फ्लेम उठता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर जब हम किसी कोयले को या फिर कोल को बर्न करते हैं, तो वहां पर हमें कोई भी फ्लेम नहीं दिखाई देता, और इस प्रकार का हमें ग्लो दिखाई देता है। समझ गए? ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो भाई यहां पर सिंपली आपको क्या समझा रहा है? यहां पर समझा रहा है कि हम लोग जो हैं, किसी भी फ्यूल को जब बर्न करते हैं, यानी किसी भी सब्सटेंस को जब हम लोग बर्न करते हैं, तो वहां पर हो सकता है कि फ्लेम डेवलप हो, या फिर हो सकता है कि फ्लेम डेवलप नहीं हो। अब ये किस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में फ्लेम निकलेगा, किस कंडीशन में फ्लेम नहीं निकलेगा, ये चीज यहां पर हम लोग जो है आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले। सबसे पहले यहां पर आपका यही टॉपिक आ जाता है, क्या? कंबशन। सबसे पहले क्या है? टॉपिक नंबर 4.1, व्हाट इज कंबशन। तो भाई कंबशन क्या है? अगर आपको सिंपली एकदम सबसे आसान सरल भाषा में समझना है तो क्या है कंबशन? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस को जब तुम बर्न करते हो, जलाते हो, तो वो जो प्रोसेस हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं।
अब यहां पर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7th। क्लास 7th में आपने क्या किया था? मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। अब यहां पर क्या बोलता है? बोलता है कि वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। कहता है कि वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विथ अ पीस ऑफ चारकोल, होल्ड द पीस विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर फ्लेम और ऑफ अ कैंडल और अ बंसन बर्नर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या बात हुआ भैया? हमने सबसे पहले देखा मैग्नीशियम को बर्न करते हुए, क्लास 7th में ही देखा था। तो मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं तो क्या होता है भाई? जो मैग्नीशियम रिबन है वो क्या है? मैग्नीशियम है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारा हीट और बहुत सारा लाइट जनरेट होता है। समझ गए? तो यहां पर एक प्रकार से ये क्या हो रहा है? ये बर्निंग हो रहा है यहां पर, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है? मैग्नीशियम का कंबशन हो रहा है। समझ गए? इसी प्रकार से अगर तुम देखो तो कोई कोयले को लेते हो और कोयले को ले जाकर के किसी कैंडल की मदद से या किसी और चीज की मदद से तुम जब बर्न करते हो तो क्या होगा? कोयला भी इस प्रकार से लाल लाल तुमको दिखने लगेगा और कोयला क्या होगा? बर्न होने लगेगा, यानी कंबशन करने लगेगा। ठीक है? अब यहां पर एक प्रकार से तुमको बेसिक समझ में आ गया कि कंबशन का मतलब क्या हुआ। तो भाई यहां पर सिंपली क्या मतलब है कंबशन का? तो कंबशन का सिंपल मतलब हुआ कि कोई सब्सटेंस का बर्न होना, या फिर अगर उसको थोड़ा डेफिनेशन इलेबोरेट करें तो वहां पर कह सकते हो कि कंबशन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें कोई भी फ्यूल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वहां पर वो हीट और लाइट को जनरेट करता है। समझ गए? तो यहां पर ये सिंपल एक डेफिनेशन तुम बना सकते हो। कहता कि वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर, वी नो दैट कोल टू बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। कोल भी बर्न होता है और वो क्या करता है? CO2 प्रोड्यूस करता है, हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है जब उसको बर्न किया जाता है, जब उसको कंबशन करते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है? कंबशन का डेफिनेशन दिया गया है। बोल रहा है कि अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। कोई भी सब्सटेंस को जब हम लोग बर्न करते हैं तो क्या होता है? वो सब्सटेंस जो है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उस रिएक्शन के रिजल्ट के रूप में हमें हीट मिलता है, लाइट मिलता है और कुछ एक अलग प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं? कोयले को बर्न करते हैं तो क्या होगा? कोयला को जब हम लोग बर्न करेंगे तो कोल प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? CO2 बना देगा और साथ में क्या रिलीज होगा? साथ में हीट और साथ में क्या होगा? लाइट रिलीज होगा। इसी प्रकार से जितने भी फ्यूल्स हैं जब वो कंबशन करते हैं तो वहां पर हीट और लाइट हो सकता है, कहीं पर लाइट कम डेवलप हो, कहीं पर लाइट ज्यादा एमिट हो, लेकिन वहां पर क्या होगा? हीट मेनली प्रोड्यूस होता है और साथ में लाइट भी वहां पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है? इसके बाद यहां पर आगे देखें तो आगे क्या बोलता है कि द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। ठीक है भाई? कहता है कि जो सब्सटेंस हमारा, जिस सब्सटेंस का हम लोग कंबशन करा रहे हैं, जिस सब्सटेंस को हम लोग बर्न कर रहे हैं, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। ठीक है? अब यहां पर एक और शब्द लिखा हुआ है कंबस्टिबल। ठीक है? अब देखो यहां पर कंबस्टिबल और फ्यूल में थोड़ा सा डिफरेंस समझो। फ्यूल क्या हुआ? जैसे मैं इस पेन को बर्न कर दूं तो ये पेन बर्न होगा और हीट लाइट जनरेट करेगा, तो ये हमारा फ्यूल हो गया। ठीक है? अब यहां पर कंबस्टिबल, ये सब्सटेंस कंबस्टिबल सब्सटेंस है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये सब्सटेंस बर्न हो सकता है या बर्न होने लायक है। ठीक है? मतलब कि कंबस्टिबल सब्सटेंस एक प्रकार की कैटेगरी हो गई। जैसे कोई वुडन पीस है, वुड है, या कोई कपड़ा है, या कोई फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब सब्सटेंसेस बर्न हो सकते हैं। तो इन सब सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। और जिस सब्सटेंस को उठा करके, जैसे हमने क्या किया? कोयले को उठाया और कोयले को बर्न कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे कि भाई ये हमारा फ्यूल है जिसको कि हम लोग बर्न कर रहे हैं। ठीक है? तो यहां पर आप समझ गए। अब यहां पर देखो कंबस्टिबल सब्सटेंस लिखा हुआ है तो साथ में एक और चीज होता है, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। मतलब वैसे सब्सटेंसेस जो कि बर्न नहीं हो सकते हैं, जिनका हम लोग कंबशन नहीं करा सकते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन के बाद अगले पेज में पढ़ना है, वहां पर हम लोग देख लेंगे।
अब यहां पर देखो एक बात ध्यान दो, क्या कहता है कि द फ्यूल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन इधर एज अ फ्लेम और एज ग्लो। यहां पर क्या बोल रहा है कि जो फ्यूल हम लोग लेंगे, यानी जिस सब्सटेंस को हम लोग बर्न करा सकते हैं, वो हमारा सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो कोल का हम लोग बर्निंग करा रहे हैं, तो कोल क्या है भाई? सॉलिड फ्यूल है। जो हम लोग पेट्रोल डीजल का बर्निंग कराते हैं, तो पेट्रोल डीजल क्या होता है? लिक्विड होता है एक प्रकार का। और इसके साथ साथ हम लोग के घर में जो एलपीजी सिलेंडर यूज होता है या गाड़ियों में जो सीएनजी गैस यूज होता है, वो क्या है? एक प्रकार का गैस है। तो फ्यूल हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है जिसको कि हम लोग बर्न करेंगे। अब यहां पर साथ में क्या लिखा हुआ है कि कई बार लाइट हमारा इमिट होता है, मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, कई बार कंबशन ऐसा होता है जहां पर कि लाइट इमिट नहीं होगा, बहुत कम इमिट होगा। समझ गए? तो जनरली होता है कि लाइट इमिट होता ही है, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो जनरली लाइट इमिट होता है। ठीक है, आगे कहता है कि इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबसिबल सब्सटेंसेस। मैग्नीशियम और चारकोल क्या है भाई? कंबसिबल सब्सटेंसेस हैं, मतलब कि इनका हम लोग कंबशन करा सकते हैं। जो भी सब्सटेंस का हम लोग कंबशन करा सकते हैं, उनका कंबशन हो सकता है, वो क्या होंगे? कंबसिबल सब्सटेंस होंगे। और जिनका कंबशन नहीं हो सकता है, जैसे कोई आयरन का पीस ले लो, लोहे का टुकड़ा लाओ, उसको कितना भी तुम गर्म कर लो, कुछ भी कर लो, कोई भी तेल डाल दो, वो लोहे का पीस कभी भी बर्न नहीं होगा, वो कभी भी कंबशन नहीं करेगा। तो जो हमारा आयरन पीस है वो नॉन कंबसिबल सब्सटेंस होता है। समझ गए? अब यहां पर आगे बूझो एक बात बोलता है, क्या बोलता है? बोलता है कि वी वेयर टोल्ड दैट फूड इज अ फ्यूल ऑफ फॉर आवर बॉडी। फूड जो है वो हमारे बॉडी का फ्यूल है। क्या यह बात सही है? जी हां, बिल्कुल बात सही है। क्यों? क्योंकि जो हमारे शरीर की एनर्जी की नीड्स होती हैं वो फ्यूल से पूरी होती है। कौन सा फ्यूल? यानी कि जो फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं उसी से पूरी होती है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि जो फूड है वो हमारे बॉडी का फ्यूल है। कहता है क्या? पहली क्या बताती है? बताती है कि इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। हमारे बॉडी में क्या होता है? हमारे सेल्स में जाकर के जो फूड है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है और वहां पर हीट प्रोड्यूस होता है और वहां पर एनर्जी हमारे शरीर को मिलती है। इसीलिए हम लोग फूड को क्या बोलते हैं? हमारे शरीर का फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो अगला एक्टिविटी है, यानी कि अगला क्या, पहला ही एक्टिविटी है हमारे इस चैप्टर का, एक्टिविटी नंबर 4.1। यहां पर क्या बोल रहा है? यहां पर सिंपल सा बात बोल रहा है कि आप कुछ सब्सटेंसेस कलेक्ट करो। कौन कौन से सब्सटेंसेस? जैसे कि स्ट्रॉ को कलेक्ट करो, मैच स्टिक कलेक्ट करो, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीसेस, ग्लास, इन सारी चीजों को तुम कलेक्ट करो। अपने टीचर के सुपरविजन में इन सभी सब्सटेंसेस को तुम बर्न करने का कोशिश करो कि कौन सा सब्सटेंस हमारा बर्न होता है या फिर कंबशन करता है और कौन सा सब्सटेंस हमारा कंबशन नहीं करता है। तो यहां पर देखो, जब तुम वुड को बर्न करोगे तो क्या वुड कंबशन करेगा? जी हां, बिल्कुल करेगा, वो बर्न हो जाएगा। क्या पेपर कंबशन करेगा? जी हां, बिल्कुल हो जाएगा। क्या आयरन नेल्स का हम लोग कंबशन करा सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करा सकते हैं। तो आयरन नेल क्या हो जाएगा? आयरन नेल हमारा हो जाएगा नॉन कंबसिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, इसके बाद केरोसिन ऑयल का बर्निंग हो सकता है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद स्टोन पीस को क्या हम लोग बर्न कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। स्टोन पीस हमारा जो है नॉन कंबसिबल सब्सटेंस होता है। स्ट्रॉ की बात करें तो स्ट्रॉ का भी हम लोग बर्निंग करा सकते हैं, कंबशन करा सकते हैं। चारकोल भी हमारा क्या होगा? कंबशन करेगा। मैच स्टिक भी करेगा। ग्लास की बात करें तो ग्लास का भी कंबशन हम लोग नहीं करा सकते हैं। भले ही बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे तो वो पिघल जाएगा, लेकिन वो कंबशन नहीं करेगा। समझ गए? तो यहां पर ये कुछ सब्सटेंसेस हो गए जिनमें से कुछ सब्सटेंसेस कंबसिबल सब्सटेंसेस हैं और कुछ सब्सटेंसेस नॉन कंबसिबल सब्सटेंसेस हैं। कंबसिबल सब्सटेंसेस आप समझ गए, जिनका हम लोग कंबशन करा सकते हैं। नॉन कंबसिबल सब्सटेंसेस जिनका कि हम लोग कंबशन नहीं करा सकते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट जनरेट नहीं करते हैं। समझ गए?
इसके बाद यहां पर आगे देखें तो आगे बोलता है कि कैन यू नेम सम मोर सबस्टांसेस विच आर कंबस्टिबल। तो भाई आप बहुत आपके आसपास जो भी चीजें हैं लिख सकते हो, जैसे वुड को लिख सकते हो या फिर क्लोथ लिख सकते हो, कॉटन क्लोथ या कोई भी क्लोथ आप लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखो तो पेपर तो शायद था ही, और भी बहुत सारी चीजें हैं आपके आसपास जिनका की कंबशन हो सकता है। तो यहां पर हम लोग समझ गए कि कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अब कहता है आगे, लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस। हमने तो यह समझ लिया कि कंबशन क्या होता है, कौन कौन से सब्सटेंसेस कंबशन कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर हम लोग समझेंगे कि कंबशन होता कैसे है, क्या प्रोसेस वहां पर चलता है। ठीक है, यह चीज अब हमें यहां पर देखना है। अब यहां पर देखो, इस चीज को समझाने के लिए आपको एक्टिविटी 4.2 दी गई है। अब यहां पर आपको क्या करना है, एक कैंडल लेना है, उसको लाइट कर देना है, उसको मतलब एक प्रकार से जला देना है। ठीक है, अब कैंडल को जला करके आपको ग्लास का चिमनी लेना है। ग्लास का चिमनी यहां पर आपको दिखाया गया है। एक ऐसा ग्लास का चिमनी लेना है जिसमें ऊपर से भी ओपनिंग हो और साथ में नीचे से भी ओपनिंग हो, चारों तरफ से सिर्फ यह घिरा हुआ रहे। और यहां पर आपको क्या करना है, बारी बारी से 3 कंडीशंस बनाने हैं। 3 कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे कि क्या यह कैंडल हमारा बर्न करता है या फिर यह बित जाता है, बुझ जाता है। जैसे सबसे पहला सिचुएशन क्या है कि सबसे पहले सिचुएशन में हम लोग जो हैं इस चिमनी को बर्निंग कैंडल के चारों तरफ रख देंगे, लेकिन वहां पर दोनों तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट लगा करके रखेंगे। इससे क्या होगा, इससे होगा यह कि जो ये हिस्सा है हमारा, ये हिस्सा खुला रहेगा और एयर आसानी से अंदर जाने पाएगा। तो जब इस प्रकार का सेटअप हम लोग तैयार करेंगे जिसमें नीचे से हमारा बेस खुला हो, तो यहां पर ये जो कैंडल है हमारा आसानी से बर्न होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब हम लोग दूसरा सेटअप करते हैं। दूसरा सेटअप यह करते हैं कि हम लोग कैंडल को लाइट करते हैं, कैंडल को बर्न करते हैं और यहां पर नीचे जो ये सपोर्ट लगाया था ना, ये सपोर्ट लगा देते हैं और पूरा का पूरा ये जो चिमनी है इस फ्लैट सरफेस पर रख देते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारा नीचे से एयर सप्लाई नहीं होने पाएगा और यहां पर हमको यह देखने को मिलेगा कि जो कैंडल है वो बहुत मुश्किल से बर्न हो रहा है और बहुत मुश्किल से बर्न हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद हो सकता है कि धीरे 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 वो बीत जाए, बुझ जाए। ठीक है, इसी के बाद हम लोग तीसरा सेटअप यहां पर तैयार करते हैं। तीसरे सेटअप में क्या करते हैं, ये कैंडल को बर्न करते हैं, चिमनी रखते हैं पूरे फ्लैट सरफेस पर, नीचे से हवा एंटर नहीं करने पा रहा है और साथ ही साथ ऊपर से भी एक फ्लैट हम लोग यहां पर कुछ लकड़ी का पीस या कुछ रख देते हैं जिससे कि एयर सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो जाए। तो यहां पर क्या होगा, कैंडल तुरंत ही बुझ जाएगा और हमारा कैंडल बिल्कुल भी बर्न नहीं होगा। अब यहां पर तुमको क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर इस एक्टिविटी से हमको क्या समझ में आया? इस एक्टिविटी से एक चीज हमको समझ में आई कि कंबशन करने के लिए एयर जरूरी होता है, एयर का सप्लाई जरूरी होता है। अगर एयर का सप्लाई बंद हो जाएगा तो हमारा कंबशन भी बंद हो जाएगा। यही चीज यहां पर मेन पॉइंट हमें समझना है, यही बातें यहां पर लिखी गई है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ यह समझते हैं, जो मैंने बता दिया वही चीजें यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, कहता कि वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज नेसेसरी। कंबशन के लिए एयर जरूरी है, एयर नेसेसरी है। कहता कि द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए। जो ए केस था वहां पर कैंडल फ्रीली बर्न होता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि प्रॉपर एयर का सप्लाई नीचे से मिल रहा था, ऊपर से जो हॉट एयर था ऊपर से निकल जा रहा था, कोई परेशानी यहां पर नहीं हो रही थी। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर क्या है, केस बी के बारे में बोलता है कि एयर जो है वो नीचे से बिलो से एयर एंटर नहीं कर पाता है, इस वजह से फ्लेम जो है वो फ्लिकर करता है और धीरे धीरे वहां पर क्या होगा, वो फ्लेम उसका धीमा होते जाएगा और ये बहुत ज्यादा स्मोक जनरेट करेगा और कुछ समय के बाद हो सकता है कि फ्लेम बुझ भी जाए, नहीं तो हो सकता है कि वो जलते भी रहे, उसमें कोई तय चीज नहीं है, लेकिन वो क्या होगा, फ्लिकर करेगा और बहुत ज्यादा स्मोक जनरेट करेगा। और यहां पर सी केस क्या है, जब हमने दोनों तरफ से चिमनी को बंद कर दिया तब वहां पर एयर सप्लाई पूरी तरीके से हमने काट दी, एयर जो है वहां पर कैंडल तक नहीं पहुंच पा रहा है और यहां पर जो फ्लेम है वो बिल्कुल बुझ जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है।
तो क्या हमको समझ में आया? हमको समझ में आया कि किसी भी प्रकार का कंबशन होने के लिए क्या चीज मस्ट होता है? एयर मस्ट होता है। एयर का सप्लाई जब तक होगा, यानी कि जब तक ऑक्सीजन का सप्लाई होगा तब तक हमारा बर्निंग चलता रहेगा, तब तक सब्सटेंस बर्न करेगा। एयर का सप्लाई खत्म होते ही हमारा बर्निंग भी खत्म हो जाएगा। अब यहां पर सामने बूझो है, वो एक सवाल पूछता है कि वी हैव read that sun produces its own heat and light, it is also some kind of combustion। क्या जो सन में हीट जनरेट होता है, सन में जो लाइट जनरेट होती है, वो किसी कंबशन प्रोसेस के जरिए होती है? तो आंसर है नहीं। आंसर क्या है? आंसर है कि यहां पर जो सन के द्वारा हीट और लाइट जनरेट किया जाता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा किया जाता है, और ये न्यूक्लियर रिएक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है। वो यहां पर हमें इस क्लास में नहीं पढ़ना है, आगे के क्लासेस में जब हम पहुंचेंगे तब वहां पर हम लोग इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखें तो आगे हमारे सामने है एक्टिविटी 4.3। 4.3 में क्या बोल रहा है? यहां पर वही एक्टिविटी करनी है लेकिन दूसरे तरीके से करनी है। क्या यहां पर बोल रहा है कि आप बर्निंग वुड का एक पीस लो या फिर चारकोल का एक पीस लो, बर्निंग चारकोल का, उसको क्या करो, आप आयरन प्लेट या फिर तवा पर रख दो। जो लोहे का तवा होता है ना, मोटा सा, जिस पर रोटी बनती है, उस पर रख दो, और उसके ऊपर ग्लास जार का एक कवरिंग कर दो। ग्लास जार या फिर ग्लास टम्बलर से उसको कवर कर दो। अब यहां पर क्या होगा कि आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इस प्रकार से बर्निंग चारकोल ले रहे हैं या फिर बर्निंग वुड ले रहे हैं, उसको इस प्रकार के एक ढक्कन से कवर कर दे रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब कवर करेंगे तो क्या होगा, हमारा एयर का सप्लाई बंद हो जाएगा। यानी यहां जो ये चारकोल बर्न हो रहा है इसके तक एयर नहीं पहुंचने पाएगा। तो क्या होगा, एयर का सप्लाई कट ऑफ होने पर धीरे धीरे यहां पर ये जो बर्निंग है, कंबशन है, धीरे धीरे कम होती जाएगी और धीरे धीरे वो पूरा जो कोयला है वो एक तरीके से बुझ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो आगे क्या कहता है, कहता है कि यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैचेस फायर द पर्सन इज कवर्ड विथ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर, कैन यू गेस व्हाई। अब यहां पर सवाल पूछ रहा है कि देखो, तुमने यह चीज देखी होगी कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में आग लग जाती है, यानी कि उसका जब कपड़ा जलने लगता है, तब उस आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर्सन को ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई? तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो ब्लैंकेट होता है वो इस पर्सन के कपड़े तक जो एयर की सप्लाई है, उस एयर की सप्लाई को बंद कर देगा। इससे यहां पर कपड़ों तक एयर सप्लाई नहीं पहुंचेगा और क्या होगा, कंबशन बंद हो जाएगा, आग जो है बुझ जाएगा, बर्निंग यहां पर बंद हो जाएगी। तो यहां पर यह सिंपल काम किया जाता है आग को बुझाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर समझ गए, ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड अ पर्सन हुज क्लॉथ्स कॉट फायर। मतलब यहां पर यह तस्वीर से आप समझ गए कि भाई अंदर जो कपड़ा जल रहा था उसके तक हमने क्या किया, एयर सप्लाई बंद कर दी। एयर सप्लाई बंद करने से क्या हुआ, यहां पर यह जो आग थी वो बुझ गई। अब यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर कहता है कि नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। जैसे सवाल पूछता है कि डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, हाउ डज इट बर्न। अब सवाल पूछ रहा है कि जो मैच स्टिक होती है, जो माचिस की तीली होती है, वो क्या खुद से आग पकड़ लेती है, अचानक से खुद से जलने लगती है? जी नहीं, हमारे घर में हर जगह पर मैच स्टिक रखा हुआ होता है। जैसे यहां पर मैं तुमको दिखाऊं तो यहां पर मैच स्टिक मेरे पास रखा हुआ है, इतना सारा मैच स्टिक है, लेकिन ये बर्न नहीं हो रहा है, ये सिंपली रखा हुआ है, कई दिनों से रखा हुआ है, लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार का बर्निंग नहीं हो रहा है। समझ गए? तो यहां पर यही सवाल पूछता है कि ये मैच स्टिक बर्न कैसे होता है भाई, ऐसा क्या हो जाता है इसमें कि ये बर्न होने लगता है, जलने लगता है। कहता है कि यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्राउट नियर इट। अब यहां पर सवाल है कि तुम्हारे पास इस प्रकार के पेपर के पीसेस होंगे बहुत सारे। अब ये क्या पीस ऑफ पेपर अपने आप खुद ब खुद जलने लगता है? जी नहीं, खुद ब खुद नहीं जलता है। कैसे जलता है? हम इस पीस ऑफ पेपर के पास
कोई मैच स्टिक, बर्निंग मैच स्टिक लाएंगे, कुछ देर तक ऐसे जलाएंगे, तब उसके बाद जाकर के ये पीस ऑफ पेपर बर्न होना शुरू होता है। समझ गए? इस प्रकार से बर्न होता है। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो क्या सवाल एक और पूछता है, कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट? क्या तुम कोई वुड का पीस है, उसके पास सिर्फ माचिस ले आओ, माचिस बर्न करके तो वो तुरंत जल जाता है? जी नहीं, लकड़ी को यानी वुड को बर्न करने में, उसको आग पकड़ने में बहुत लंबा समय लगता है। अब ऐसा क्यों है? तो यहां पर अब हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि ये जो मैच स्टिक है, इसको हम ऐसे तुरंत रगड़ते हैं, ये बर्न हो जाता है। पेपर को थोड़ा सा हम लोग माचिस दिखाते हैं, वो बर्न होने लगता है। लेकिन कोई वुड जो है उसको बर्न करने में हमें बहुत समय लगता है, या कोई कोयला है तो उसको बर्न होने में बहुत समय लगता है। ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस हैं, इनके साथ जुड़ा हुआ होता है एक इग्निशन टेम्परेचर। अब यहां पर देखो, फॉरेस्ट के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, इसको थोड़ा सा इग्निशन टेम्परेचर बता देता हूं, फिर हम लोग बात कर लेंगे। समझ गए? तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग मेहनत करने पर जलते हैं। जैसे मैच स्टिक को अभी मैं यहां पर रगड़ दूंगा, ऐसे यहां पर इस प्रकार से कर दूंगा तो ये मैच स्टिक बर्न होने लगेगा, लेकिन पीस ऑफ पेपर वैसे बर्न नहीं होगा। पीस ऑफ पेपर को मैं कितना भी रगड़ूं, बर्न नहीं होगा। इसी प्रकार से कोई वुड का पीस है, उसको बर्न करने के लिए काफी हमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब वो जाकर के आग पकड़ेगा। समझ गए? तो अलग अलग जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पर आग पकड़ते हैं। जैसे यहां पर बता रहा है कि द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। इसका क्या मतलब हुआ? क्या बोला यहां पर? यहां पर यह सिंपली बोला कि वो सबसे कम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस बर्न होना शुरू होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सिंपल है, देखो यहां पर ये जो मैच स्टिक है, ये बर्न क्यों होता है भाई? हम यहां पर इसको ऐसे रब करते हैं, इसको यहां पर इस सरफेस पर रब करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? बर्न होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम इस मैच स्टिक को ऐसे रब करते हैं तो क्या होता है, यहां पर ये जो मैच स्टिक है ये एक प्रकार से गर्म होता है, हीट होता है, और हीट हो करके इसका जो ये टिप है जिस पर के कुछ केमिकल लगाए हुए होते हैं, वो कुछ खास टेम्परेचर अचीव कर लेते हैं, और उस टेम्परेचर को अचीव करने के कारण क्या होता है, यहां पर ये बर्निंग इसमें शुरू हो जाती है। इस वजह से यहां पर हमारा ये मैच स्टिक बर्न होने लगता है। इसी प्रकार से जब हम बर्निंग मैच स्टिक को किसी पीस ऑफ पेपर के पास लाते हैं, कुछ देर तक ऐसे यहां पर आग दिखाते हैं, फ्लेम दिखाते हैं, तब इस पीस ऑफ पेपर का टेम्परेचर राइज होने लगता है। और जब टेम्परेचर इस पीस ऑफ पेपर का राइज इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है, तब यह पीस ऑफ पेपर हमारा बर्निंग शुरू कर देता है। इसी प्रकार से कोई वुड है, कोई लकड़ी है, उसको जब हम लोग आग के ऊपर रखते हैं तो कुछ देर तक रखने के बाद उस लकड़ी का, पीस ऑफ वुड का जो टेम्परेचर है वो राइज होते 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 उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है। इस वजह से वो वुड जो है वो धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो जाता है। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो कंबशन कब करता है? जब उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा, तब वो सब्सटेंस कंबशन करने लगेगा, तब वहां पर हमको, वहां पर क्या होगा, एक तरीके से फ्लेम दिखेगा या फिर किसी भी प्रकार का कंबशन होगा। समझ गए? तो यहां पर जैसे कुछ एग्जांपल मैं तुमको दिखाता हूं कि अलग अलग सब्सटेंसेस का कितना यहां पर इग्निशन टेम्परेचर होता है। जैसे कि यहां पर देखो, कॉटन का इग्निशन टेम्परेचर कितना है? 400 डिग्री सेल्सियस। वूल का है 600 डिग्री सेल्सियस। कॉटन फैब्रिक का 225 डिग्री सेल्सियस। वुड का, पाइन ट्री का, पॉलिस्टर का, अलग अलग सब्सटेंसेस है। ये कुछ आपको जो कपड़े से रिलेटेड सब्सटेंसेस है उनका यहां पर इग्निशन टेम्परेचर है। और मैं तुमको इग्निशन टेम्परेचर दिखाता हूं। यहां पर देखो व्हाइट फास्फोरस का कितना इग्निशन टेम्परेचर है? 35 डिग्री सेल्सियस। जो ये मैच स्टिक होता है ना, इसमें भी हमारा फास्फोरस यूज होता है। समझ गए? शायद रेड फास्फोरस यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर इस वजह से, क्योंकि फास्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है, इसको सिंपली हम लोग रब करते हैं, ये गर्म होता है और तुरंत इसमें फायर पकड़ लेता है, बर्निंग होने लगती है। इसी प्रकार से पेट्रोल का 246 डिग्री सेल्सियस, केरोसिन का 220 डिग्री सेल्सियस, डीजल का 210, वुड का
300 डिग्री सेल्सियस, पीस ऑफ पेपर का 233 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर जब ये सब्सटेंसेस अचीव कर लेते हैं तब ये बर्निंग करने लगते हैं, तब ये कंबशन करने लगते हैं। तो भाई इग्निशन टेम्परेचर तुम समझ गए। इग्निशन टेम्परेचर सिंपल क्या है, एक टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस पहुंचता है तब वो बर्निंग करने लगता है। कहता है कि कैन यू टेल नाउ व्हाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर, व्हाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स। सिंपल सी बात आप समझ गए कि कमरे में रखा हुआ है तो ये बर्न क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है उसके नीचे ये सब्सटेंस है। जैसे ही इसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर जो रेड कलर का ये केमिकल लगा हुआ होता है वो क्या हो जाएगा, तुरंत से बर्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं और ये जो फॉरेस्ट फायर है इसकी बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट फायर क्या होता है भाई, जंगलों में लगने वाली आग को हम लोग फॉरेस्ट फायर बोलते हैं। और जनरली ये जो आग होती है खुद ब खुद लग जाती है, कोई वहां पर जाकर के लगाता नहीं है। क्या होता है, जब बहुत गर्मी के दिन आते हैं उस समय में जो जंगल में बहुत सारे इलाके होते हैं वहां पर बहुत सारे सूखी पत्तियां, सूखे घास होते हैं, तो वो बहुत कंबसिबल होते हैं। तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण उस इलाके का जो टेम्परेचर है वो उन सब्सटेंसेस के, जो पत्ती है या फिर जो घास है उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाती है। तो वो जो घास है और वो जो पत्ती है उसमें क्या हो जाएगा, तुरंत से आग लग जाएगा, तुरंत से वहां कंबशन होने लगेगा, बर्निंग होने लगेगा। और इस वजह से यहां पर क्या होता है, वहां पर आग की शुरुआत होती है और जब आग की शुरुआत हो जाती है तो आसपास पूरा सूखा इलाका है, बहुत सारे सूखे पेड़ हैं, उनमें आग फैल जाएगा और धीरे धीरे ये आग पूरे जंगल में फैल जाएगी। समझ गए, ये चीज होता है आपका फॉरेस्ट फायर और इनको बाद में फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अब यहां पर देखो मैच स्टिक का हिस्ट्री तुमको बताया जा रहा है कि जो मैच स्टिक का हिस्ट्री है वो बहुत पुराना है। करीब 5000 साल पहले पाइन वुड को एक प्रकार से यूज होता था। पाइन वुड जो लकड़ी होती है उसका सल्फर में डाल करके हम लोग यूज करते थे एंशिएंट इजिप्ट में। ठीक है, इसके बाद आगे चल करके बहुत तरीके के मैच स्टिक बने। आज जो मैच स्टिक हम लोग यूज करते हैं वो आज से करीब 200 साल पहले तैयार हुआ है। ठीक है, यहां पर एंटीमनी, ट्राइसल्फेट, पोटेशियम क्लोरेट और व्हाइट फास्फोरस का मिला करके हम लोग आज के समय में एक प्रकार से मैच स्टिक तैयार करते हैं। ठीक है, और भी इसमें कुछ बातें हैं, आप यहां पर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। ठीक है, यहां पर इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या बोलता है, आगे बोलता है कि वी फाइंड दैट अ कंबसिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on a burning stove? यहां पर बोल रहा है कि हमको क्या समझ में आया कि कोई भी कंबसिबल सब्सटेंस है जिसमें आग लग सकता है वो कब तक बर्न नहीं होगा, जब तक कि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम रहे। जैसे यहां पर मैं इस कमरे में प्रेजेंट हूं, अभी का यहां का टेम्परेचर करीब 22 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पर अभी भी कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है जिसका इग्निशन टेम्परेचर 22 से नीचे हो। समझ गए, जैसे ये मैच स्टिक भी है, इसका शायद इग्निशन टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। समझ गए, तो जब इस कमरे का टेम्परेचर 60 या 70 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तब ये मैच स्टिक, इसमें जो भी मैच स्टिक है वो खुद ब खुद बर्न हो जाएंगे, अपने आप जल जाएंगे। इसी प्रकार से इस कमरे का टेम्परेचर मान लो कि 200 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, 250 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, तो इस कमरे में जो भी सब्सटेंस हैं, पेपर के पीसेस हैं, जो वुड है, वो क्या होगा, बर्न करना शुरू कर जाएगा खुद ब खुद से, अपने आप से, क्योंकि उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा यहां पर टेम्परेचर हो चुका है। ठीक है, आगे यहां पर क्या बोलता है, बोलता है कि केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। जो ये केरोसिन ऑयल होता है, वुड होता है, जो कि हाईली कंबसिबल होता है, लेकिन वो खुद से अब आग नहीं पकड़ते हैं। इसी प्रकार से यहां पर एक और एग्जांपल था जो अभी मैं ध्यान नहीं दिया, ये बताना भूल गया। ठीक है, कि ये जो कुकिंग ऑयल होता है, आपके घर में जो खाना बनाने वाला तेल यूज होता है, अगर आप कभी कड़ाही चढ़ाते हो, जो पैन चढ़ाते हो, उसमें तेल डालते हो और उसको बहुत हीट कर देते हो और काफी लंबे समय तक छोड़ देते हो, तो वो गर्म होकर के क्या होगा, वो जो तेल है उसी में आग लग जाएगा। वो इतना ज्यादा उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा कि उस तेल में आग लग जाएगा और पूरा फ्लेम निकलने लगेगा। समझ गए क्यों?
क्योंकि वो जो कुकिंग ऑयल है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे ज्यादा वहां पर टेम्परेचर हो चुका है, इस वजह से। ठीक है, अब आगे यहां पर क्या बोलता है, आगे कहता है कि देखो केरोसिन ऑयल और जो वुड है वो रूम टेम्परेचर पर आग नहीं पकड़ते हैं, लेकिन अगर केरोसिन ऑयल को जरा सा हम लोग हीट कर दें तो वो आसानी से कैच कर लेता है, फायर कैच कर लेता है। लेकिन जो वुड है उसको थोड़ा सा अगर हम लोग हीट करें तो वुड में आग नहीं पकड़ता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा केरोसिन ऑयल है उसका इग्निशन टेम्परेचर वुड से नीचे होता है। ठीक है, आगे कहता है कि डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल, द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज एसेंशियल फॉर सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। तो यहां पर क्या समझ गए कि भाई जो हमारा केरोसिन ऑयल है उसका इग्निशन टेम्परेचर वुड से कम होता है। जैसे अभी तुरंत ऊपर मैंने दिखाया था, केरोसिन ऑयल का शायद 223 होता है और जो वुड होता है उसका 300 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर। अब यहां पर यह एक्टिविटी आपको दिखा रहा है कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न होने के लिए उसका इग्निशन टेम्परेचर अचीव करना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। जैसे यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर 2 पेपर कप बनाने, इस प्रकार से पेपर को लेकर के, जैसे ये पेपर लोगे और इस पेपर को ऐसे लेकर के और यहां पर इस प्रकार का आप क्या करोगे, कप बना दोगे। ऐसा आप कप बना दोगे। अब इस कप में आप क्या करोगे, पानी भर दोगे और इस कप में पानी भर करके आप क्या करोगे, फ्लेम के ऊपर रख दो। जैसे यहां पर कैंडल के ऊपर रख दिया है, एक कप में पानी भरा हुआ है, दूसरे कप में पानी नहीं भरा हुआ है, और हमने क्या किया है, बर्निंग कैंडल के ऊपर इनको रख दिया। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व ये करेंगे कि ये जो हमारा यहां पर कैंडल है जिसमें कुछ भी नहीं है, केवल पेपर है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये पेपर तुरंत से बर्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही इसको फ्लेम मिला इसका इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो गया, इस वजह से ये तुरंत ही बर्न हो गया। लेकिन जिस पेपर कप में हमारा वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, यहां पर क्या होता है, यह पेपर बर्न नहीं होता है, बल्कि हमको दिखता है कि जो हमारा इस पेपर के अंदर वाटर भरा हुआ है वो वाटर गर्म हो रहा है और कुछ देर और रुकेंगे तो ये वाटर जो है ये बॉयल भी होने लगेगा, लेकिन हमारा पेपर जो है वो हमारा बर्न नहीं होगा। कब पेपर बर्न होगा, जब ये सारा का सारा वाटर जो है इवापोरेट कर जाएगा, उसके बाद हमारा पेपर बर्न होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहां पर जो हमको हीट मिल रहा है इस कैंडल से, वो सारा हीट इस पेपर के जरिए कहां पहुंच जा रहा है, वाटर में पहुंच जा रहा है और वाटर के टेम्परेचर को राइज कर रहा है, और वाटर का टेम्परेचर राइज हो रहा है और वो वाटर कहां रखा हुआ है, पेपर में, तो पेपर का भी टेम्परेचर राइज हो रहा है, लेकिन कितना राइज हो रहा है, थोड़ा सा राइज हो रहा है। जैसे कि मान लो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, हमने हीट किया तो भाई वाटर और पेपर दोनों हीट हुए, तो 25 से वो 50 डिग्री सेल्सियस गए, 50 से हो सकता है 70 डिग्री सेल्सियस गए, लेकिन क्या 70 डिग्री सेल्सियस पर पेपर बर्न होता है, जी नहीं। तो यहां पर क्या होगा, सारा हीट एनर्जी कौन ले जा रहा है, वाटर ले जा रहा है, और इस वजह से जो ये पेपर का टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पा रहा है, इस वजह से ये पेपर यहां पर बर्न नहीं होगा। जब सारा वाटर इवापोरेट कर जाएगा तब पेपर का टेम्परेचर हमारा क्या होगा, 220 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा और तब हमारा पेपर बर्न होना शुरू होगा, क्योंकि वाटर इवापोरेट कितने डिग्री पर करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या समझ में आया कि यह पेपर हमारा देर से बर्न हुआ, क्यों, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर अचीव नहीं हो रहा था, इस वजह से। ठीक है, अब यहां पर यह चीज व्हाट हैपेंस टू द एम्प्टी पेपर कप, व्हाट हैपेंस टू द पेपर कप विथ वाटर, डज वाटर इन द कप बिकम हॉट। तो जी हां, जिस पेपर कप में हमने पानी रखा था वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या कहता है, इफ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल द वाटर इन द पेपर कप। हाँ, अगर हम जिस पेपर कप में पानी है उसको लगातार हीट करते रहें तो हमारा जो वाटर है वो बॉयल तक होने लगेगा, लेकिन वो पेपर बर्न नहीं होगा। कहता है कि कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फेनोमेना। तो सिंपल सी बात है कि जो हीट हम लोग दे रहे हैं कैंडल के जरिए वो कहां ट्रांसफर हो जा रहा है, वाटर को ट्रांसफर हो जा रहा है, और वाटर को गर्म करने में वो सारा हीट एनर्जी समाप्त हो जा रहा है। इस वजह से यहां पर पेपर जो है वो अपना इग्निशन टेम्परेचर अचीव नहीं करने पा रहा है, इस वजह से पेपर जो है वो बर्न नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक सब्सटेंस की बात हो रही है जिसको बोला जाता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं,
वैसे सब्सटेंसेस जिनका की इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, बहुत ही कम होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। यही चीज है, द सब्सटेंसेस विथ विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर विथ अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। वैसे सब्सटेंसेस जिनका की इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम हो और फायर से बहुत इजीली वो बर्न हो सकते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। जैसे कि आपका ये जो मैच स्टिक है, ये एक प्रकार का इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। इसी प्रकार से जो केरोसिन ऑयल है वो एक प्रकार का इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। पेट्रोल डीजल भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तुम क्या करो, ऐसे कैंडल बर्न करके, सॉरी ये मैच स्टिक बर्न करके ऐसे बस डालो और तुरंत वो आग पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है। इसी प्रकार से फास्फोरस होता है, उसको तुम हवा में लाओगे वो तुरंत क्या हो जाएगा? बर्न होने लगेगा। समझ गए? हवा के प्रेजेंस में ही सीधे बर्न होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है, इस वजह से। ठीक है, आगे यहां पर क्या बोलता है? बोलता है कि एग्जांपल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी एक्सेट्रा। कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस? देखो एलपीजी वाला एग्जांपल तो तुम अपने घर में रोज देखते हो। तुम्हारे घर में जो गैस सिलेंडर है, उससे जो चूल्हा जलता है, उसको जलाने के लिए तुम क्या करते हो? लाइटर का यूज करते हो। और लाइटर को जब दबाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या निकलता है? एक छोटी सी चिंगारी निकलती है, और वो छोटी सी चिंगारी से ही वो हमारा एलपीजी जो है, वो गैस जो है, वो बर्न होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है। ठीक है, अब हम लोग समझ गए कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है, कैसे कोई सब्सटेंस बर्न होता है, क्या उसमें प्रोसेस है, ये समझ गए हम लोग। आगे हमको अब क्या देखना है? आगे यहां पर है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। फायर को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं? कहता है कि यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। तुमने सुना होगा, हमेशा तुमको न्यूज सुनने को मिलता होगा कि किसी घर में आग लग गई, किसी दुकान में आग लगी, किसी फैक्ट्री में आग लग गई। तो मान लो कि कहीं पर किसी भी प्रकार का फायर ब्रेकआउट हो जाता है, तो हम उस फायर पर कंट्रोल कैसे पा सकते हैं, कंट्रोल कैसे स्थापित कर सकते हैं? तो यहां पर अगर हम लोग देखें, तो यहां पर उसके लिए हम क्या करेंगे? जो फायर का प्रोसेस है, मतलब जो कंबशन का प्रोसेस है, उसको हम लोग रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। उसके एक तरीके से प्रोसेस को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। समझ गए कैसे? तो यहां पर आइए देखते हैं। कहता है कि डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन? आपके शहर में भी होगा, हर शहर में होता है, फायर ब्रिगेड स्टेशन होता है। ठीक है, जब फायर ब्रिगेड स्टेशन आता है, सॉरी फायर ब्रिगेड आता है, तब वो लोग क्या करते हैं? वो सबसे पहले तो अपने साथ एक बड़ा सा गाड़ी लेकर के आते हैं, जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ होता है और उसमें एक बड़ा सा पंप लगा हुआ होता है। वो क्या करते हैं? उससे वो वाटर पोर करते हैं, वाटर स्प्रे करते हैं फायर के ऊपर। जो आग जल रहा है, जो भी सब्सटेंस बर्न हो रहा है, उस सब्सटेंस के ऊपर क्या डालेंगे? वाटर डालेंगे। और उससे वाटर डाल करके वो क्या अचीव करने की कोशिश करते हैं? वाटर स्प्रे करके सब्सटेंस के ऊपर उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कम करने की कोशिश करते हैं। कि कोई सब्सटेंस है वो बर्न हो रहा है। बर्न क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा है। उस सब्सटेंस के ऊपर जब हम लोग वाटर स्प्रे करेंगे, तो वाटर स्प्रे करने की वजह से वो सब्सटेंस क्या होगा? ठंडा होगा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होगा। और जब उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ जाएगा, वो सब्सटेंस बर्न होना बंद हो जाएगा। तो ये एक तरीका है जिससे कि आग के ऊपर कंट्रोल पाया जाता है। यही चीज कहता है कि वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यहां पर क्या हुआ? कैसे हम लोग आग के ऊपर कंट्रोल पाते हैं? पानी का छिड़काव करके। उससे क्या होगा? वहां पर इग्निशन टेम्परेचर, जो फ्यूल है, जो सब्सटेंस है, जो भी सब्सटेंस बर्न हो रहा है, उसका इग्निशन टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर आ जाएगा। कहता है कि दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। फायर स्प्रेड करने से यह चीज एक प्रकार से रोक लेती है। आगे कहता है कि वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल। जब वहां पर वाटर का हम लोग स्प्रे करते हैं, वाटर का छिड़काव करते हैं उस सब्सटेंस के ऊपर, तो सब्सटेंस के हीट की वजह से वाटर वेपर जनरेट होते हैं। गर्मी की वजह से वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। और वाटर वेपर जो है उस सब्सटेंस को चारों तरफ से एक प्रकार से घेर लेता है। और उसकी वजह से क्या होगा? वहां पर जो एयर का सप्लाई है, ऑक्सीजन का सप्लाई है, वो एक प्रकार से कट ऑफ हो जाता है। इससे भी यहां पर क्या होता है? आग बुझ जाती है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स
फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। आग प्रोड्यूस करने के लिए, फायर प्रोड्यूस करने के लिए तीन सब्सटेंसेस या फिर तीन चीजें जरूरी होती हैं। क्या क्या हैं? सबसे पहला फ्यूल होना चाहिए, मतलब कि जो सब्सटेंस जिसमें कि बर्निंग होगा, जिसमें कंबशन होगा, वो सब्सटेंस हमारे पास क्या है? वो फ्यूल के रूप में है। ठीक है। दूसरा, एयर होना चाहिए, यानी ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए। और तीसरा क्या होनी चाहिए? तीसरा यहां पर है हीट, यानी कि टेम्परेचर राइज करने के लिए। कोई भी सब्सटेंस कब बर्न होता है? जब उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए तभी बर्न होगा। तो हमको क्या चीजें चाहिए? तीन चीजें। पहला तो सब्सटेंस जिसका बर्निंग होगा, जिसमें फायर लगेगा। दूसरा, उस सब्सटेंस को एयर का सप्लाई होना चाहिए। और तीसरा कि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा, तब जाकर के हमारा बर्निंग का प्रोसेस शुरू होगा। यहां पर कहता है कि फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। इन तीन चीजों में से कोई भी एक चीज या दो चीज हम हटा दें तो हमारा आग बुझ जाएगा, फायर जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि तीन चीजों में से जो हमारा पहला चीज है फ्यूल, इसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो कि हमारा जो घर है, उस घर में अगर आग लग जाए तो घर की जो भी चीज है वो हमारा फ्यूल के रूप में काम करेगा। तो भाई घर में आग लगाए तो फ्यूल हम कहां ले जाएंगे? घर को कहां ले जाएंगे? नहीं ले जा सकते हैं। अगर कोई कहीं पर मान लो कोई बॉक्स है, बॉक्स में आग लगा तो बॉक्स ही हमारा फ्यूल बन गया, तो वो बॉक्स हम कहां ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। तो जनरली जो है हम लोग फ्यूल का कट ऑफ नहीं कर सकते। दूसरे कंडीशन में कर सकते हैं, मान लो कि कहीं पर तेल में आग लगा हुआ है या कोई टैंकर में आग लगा हुआ है, तो वहां पर फ्यूल का कट ऑफ हो सकता है कि किया जा सकता है कि फ्यूल को निकाल दो, हटा दो। लेकिन जनरली हम लोग फ्यूल का कट ऑफ नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम वहां पर कट ऑफ करते हैं या तो एयर का, या फिर हम लोग हीट को डाउन करते हैं, मतलब टेम्परेचर को डाउन करते हैं। समझ गए? यही चीज कहता है कि द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, और बोथ। यहां पर जब भी फायर एक्सटिंग्विशर आता है, यानी कि जो फायरमैन आते हैं, वो क्या करते हैं? दो काम करने की कोशिश करते हैं। पहला तो या तो एयर की सप्लाई काट दो, या फिर टेम्परेचर डाउन कर दो, या फिर दोनों काम करो। तो हमने अभी तुरंत देखा कि जब वाटर का स्प्रे किया जाता है, वाटर का छिड़काव किया जाता है फायर प्लेस के ऊपर, तब वहां पर दोनों चीजें होती हैं। पहला तो टेम्परेचर भी डाउन होता है और साथ ही साथ एयर का कट ऑफ भी कर दिया जाता है। ठीक है। आगे कहता है कि नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ज्यादातर कंडीशन में जो फ्यूल है उसको हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस भी सब्सटेंस में हमारा बर्निंग हो रहा है, फायर लगा हुआ है, वही सब्सटेंस हमारा फ्यूल के रूप में काम करता है, इस वजह से। ठीक है। अब यहां पर आगे हमारे सामने 4.3 टाइप्स ऑफ कंबशन, लेकिन उसके पहले यहां पर देखें तो यहां पर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। अब ये देखो, ये क्या है? ये डिवाइस तुमने देखा होगा कभी, तुम अगर किसी बिल्डिंग वगैरह में गए होगे, तुम अपने स्कूल में भी जाते होगे और भी बहुत सारे ऑफिसेज में ये डिवाइस तुम देखते हो। ये क्या है भाई? ये एक तरीके का, क्या कह सकते हो, सिंपल सी बात, फायर एक्सटिंग्विशर है, मतलब आग बुझाने के लिए यूज होता है। ठीक है। अब इसका हम लोग क्यों यूज करते हैं? जब हम लोग वाटर स्प्रे करके हम लोग आग को बुझा सकते हैं, तब इसका हम लोग क्यों यूज करते हैं? इसका रीजन ये है कि जो वाटर है उसका यूज हम लोग कुछ खास चीजों में ही कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग पेपर का आग बुझाना चाहते हैं, वुडन सब्सटेंसेस का आग बुझाना चाहते हैं, या फिर इस प्रकार की चीजों का आग बुझाना चाहते हैं, तब हमारा वाटर काम करता है। लेकिन मान लो कहीं पर अगर ऑयल में आग लग गया, तेल में आग लग गया, तब हमारा वाटर काम नहीं करता है। इसी प्रकार से कहीं पर हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है तो वहां पर हमारा वाटर काम नहीं करता है। और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं जहां पर हमारा वाटर फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में काम नहीं करता है। कारण क्या है? ऑयल पर काम क्यों नहीं करेगा? ऑयल पर काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि तुमको पता होगा, पिछले चैप्टर में भी हमने बात की थी कि जो वाटर होता है वो हमारा ऑयल से हेवी होता है। इसलिए जब हम यहां पर वाटर का छिड़काव करेंगे ऑयल के ऊपर, तो वाटर जो है वो नीचे जाकर के बैठ जाएगा, ऑयल हमारा ऊपर आ जाएगा और एयर का सप्लाई ऑयल को मिलता रहेगा। इस वजह से हमारा वहां पर फायर एक्सटिंग्विश नहीं होगा।
इसी प्रकार से जब इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट में आग लगता है, तब वहां पर अगर हम लोग वाटर स्प्रे करेंगे तो आग और भड़कने का खतरा होता है, क्योंकि वाटर जो है वो एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इस वजह से, ठीक है। और जो फायरमैन है जो आग बुझाने का काम कर रहे हैं, उनकी भी जान जाने की खतरा होता है, ठीक है। इसलिए यहां पर इन कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं इस प्रकार का। अब ये क्या होता है, ये सिंपली एक प्रकार का सिलेंडर होता है। इसमें हो सकता है कि CO2 गैस भरा हुआ हो या फिर कुछ ऐसे केमिकल भरे हुए हो जिनका रिएक्शन करके हम लोग CO2 गैस जनरेट करते हैं, समझ गए। तो यहां पर हम लोग CO2 का क्यों यूज करते हैं भाई, CO2 को फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में क्यों यूज करते हैं CO2 गैस को। इसका रीजन ये है कि जो CO2 होता है वो थोड़ा हेवी होता है, मतलब ऑक्सीजन से हेवी होता है। तो जब हम किसी चीज पर छिड़काव करेंगे तो वो एक प्रकार से नीचे बैठ जाएगा और उस सब्सटेंस को पूरी तरीके से कवर कर लेगा। इस वजह से वो क्या करेगा, एयर का सप्लाई काट देगा। और दूसरा चीज, जो ये CO2 गैस यहां पर हम लोग जनरेट करते हैं, ये CO2 गैस बहुत ठंडा होता है। मतलब जो ये सिलेंडर से CO2 गैस निकलता है ये बहुत ठंडा होता है, तो ये टेम्परेचर को भी डाउन करने का काम करता है, जिससे कि यहां पर क्या होगा, हमारा जो फ्यूल है वो ठंडा हो जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ जाएगा और आग हमारा बुझ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो ये सिलेंडर में CO2 दो प्रकार से होते हैं। पहला तो या तो CO2 ही भरा हुआ रहेगा या फिर यहां पर हम लोग कुछ केमिकल्स भरेंगे जिनके रिएक्शन से हम लोग CO2 यहां पर जनरेट करेंगे। जैसे यहां पर बता रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं या फिर पोटेशियम कार्बोनेट यूज करते हैं, इसका रिएक्शन करवा करके हम लोग क्या करते हैं, CO2 जनरेट करते हैं, समझ गए। और यहां पर हमारा फायर एक्सटिंग्विशर इस प्रकार से काम करता है। इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या है, अगला टॉपिक नंबर 4.3, ये क्या है, टाइप्स ऑफ कंबशन। यहां पर आगे बोलता है कि ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन, टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व करते हो, देखते हैं कि तुरंत वहां पर बर्निंग शुरू हो गया, वहां पर कंबशन तुरंत ही हो गया, वहां पर जो गैस है वो क्या हो गया, जलने लगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, हमने बर्निंग मैच स्टिक या फिर गैस लाइटर लाया गैस स्टोव के पास और गैस स्टोव तुरंत से बर्न होने लगा जैसे ही हमने गैस का सप्लाई दिया। तो यहां पर क्या है भाई, यहां पर क्या हो रहा है, एक प्रकार का बर्निंग हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो कंबशन के टाइप्स पढ़ने हैं, तो यहां पर 3 प्रकार के कंबशन के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला क्या है, रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन का मतलब क्या हुआ, मतलब कि यहां पर कोई सब्सटेंस है बहुत फास्ट, बहुत जल्दी वहां पर कंबशन कर रहा है। जैसे कि जो हम लोग के घर में गैस सिलेंडर होते हैं, मतलब जो गैस स्टोव होता है, वो जब बर्न करता है तो वो कैसा कंबशन है, रैपिड कंबशन है। वो सब्सटेंस क्या करेगा, एयर में रैपिडली बर्न करेगा, हीट और लाइट जनरेट करेगा। इस प्रकार के कंबशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रैपिड कंबशन। जैसे एग्जांपल के लिए तुम कहीं पर अगर तुम पेट्रोल का बर्निंग करो, डीजल का बर्निंग करो, केरोसिन ऑयल को बर्न करो, तो वो क्या होगा, एक प्रकार का रैपिड कंबशन होगा। वो सब्सटेंस तुरंत से बर्न होगा और तुरंत से हीट और लाइट जनरेट कर देगा। ये हो गया रैपिड कंबशन, ठीक है। आगे कहता है कि देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फास्फोरस व्हिच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर कहने का मतलब यह है कि तुम फास्फोरस को स्टोर किया जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तुम उस केरोसिन ऑयल से फास्फोरस को निकाल करके हवा में लाओगे और वो तुरंत ही बर्न होने लगेगा। उसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत ही बर्न होने लगेगा, समझ गए। तो ये हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है हमारा फास्फोरस, ठीक है। इसके बाद यहां पर है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या होगा कि कोई भी सब्सटेंस है वो सडनली हमारा क्या हो जाएगा, फ्लेम में बर्स्ट हो जाएगा, समझ गए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाएगा। जैसे कि फास्फोरस की हमने बात की, फास्फोरस लाया रखा और वो तुरंत ही स्पॉन्टेनियस जलने लगा, समझ गए। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस कंबशन। यहां पर हमने कोई भी कुछ मतलब बाहर से एफर्ट नहीं डाला, वो स्पॉन्टेनियस अपने आप चलते चलते वहां पर क्या हो जाएगा, कंबशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए स्पॉन्टेनियस कंबशन के बारे में बताया है कि स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर्स फायर इन कोल माइंस। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर समटाइम ड्यू टू हीट ऑफ सन और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक। वही बात है जैसे कि फॉरेस्ट में तुमने देखा कि फॉरेस्ट में अपने आप आग लग जाती है, या फिर कई बार लाइटनिंग होता है उससे आग लग जाता है। और यहां पर कोल माइंस की बात कर रहा है कि देखो जहां पर कोल माइनिंग होता है वहां पर कोल के डस्ट उड़ते हैं, और वो जो कोल के डस्ट होते हैं वो तो भाई कोल के ही डस्ट हैं, वो हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, और वहां पर वो कोल के डस्ट ही कई बार आग पकड़ लेते हैं और उसकी वजह से आग फैल जाते हैं। तो वहां पर उसकी वजह से कई बार यहां पर खतरा हमें हो जाता है, ठीक है।
इसके बाद यहां पर तीसरा प्रकार का कंबशन हो गया। ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में क्या होता है कि यहां पर बहुत सारा फ्यूल है, वो एक साथ एक बार में हमारा क्या हो जाए, बर्न हो जाए। जैसे कि तुम जो पटाखे फोड़ते हो दिवाली में, वो पटाखे क्या हैं, वो पटाखों में कुछ केमिकल भरे हुए होते हैं, बारूद भरा हुआ होता है, वो हाईली इन्फ्लेमेबल है, और उसके अंदर जितना भी बारूद है वो सारा बारूद एक बार में जल जाता है, और उससे हमको एक एक्सप्लोजन सुनाई देता है, एक आवाज सुनाई देता है। और इस प्रकार के जो बर्निंग होती है, कंबशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन। यही चीज कहता है कि वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड, अ sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. क्या होगा, यहां पर जो फ्यूल है वो एक बार में बहुत सारा फ्यूल एक साथ बर्न होगा, उससे बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा लाइट और बहुत ज्यादा साउंड जनरेट होगा। इस प्रकार के कंबशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लोजन बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो एक्सप्लोजन के बारे में एक और बता रहा है कि क्रैकर के ऊपर अगर हम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे तब भी वो हमारा बर्स्ट हो सकता है, तब भी वहां पर एक्सप्लोजन हमारा हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आगे बात करें तो आगे अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, फ्लेम की बात करने वाले हैं। ठीक है, फ्लेम के बारे में क्या बोल रहा है, कहता है कि ऑब्जर्व एंड एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, व्हाट इज द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम। अब यहां पर देखो फ्लेम को ऑब्जर्व करो, तुम्हारे घर में जो एलपीजी सिलेंडर से जो एलपीजी स्टोव जलता है उसका फ्लेम का रंग कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। ठीक है, वहीं तुम कोई कैंडल को बर्न करते हो तो कैंडल का फ्लेम का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। ठीक है, ऐसा क्यों है भाई, तो यहां पर इस चीज को हम समझने वाले हैं। कहता है कि रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7। मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करते हैं तो कैसा फ्लेम हमें दिखता है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम हमें दिखता है। ठीक है, कहता है कि इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 4.2 यू कैन डू दैट नाउ। 4.2 में जो जो सब्सटेंस दिए गए हैं इनको जब हम लोग बर्न करते हैं तो फ्लेम बनता है कि नहीं, ये चीज यहां पर आपको चेक करना है, आप चाहो तो यहां पर कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या है, देखो यहां पर तस्वीर दी गई है, यहां पर जो हमारा स्टोव है उसका ब्लू कलर हमें दिख रहा है और जो कैंडल है उसका हमें येलो कलर दिख रहा है। ठीक है, तो यहां से आप सिंपली देख सकते हो अगर आपने ध्यान कभी दिया नहीं होगा तो। ठीक है, अब यहां पर ये सारे सब्सटेंस हैं, ये सब्सटेंस फ्लेम दे रहे हैं या नहीं, ये चीज यहां पर आपको लिखना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इसको छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर आगे बढ़े तो हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम आ गया, लेकिन यहां पर हाँ इसके साथ ही मैं बता दूंगा कि आपको येलो कलर क्यों होता है, ब्लू कलर क्यों होता है, ये चीज हम लोग साथ ही में बता देंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर आपको एक कैंडल को बर्न करना है। ठीक है, होल्ड अ 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड इंट्रोड्यूस इट वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। ठीक है, ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द एंड ऑफ द glass tube. Do you see a flame caught at this end of the glass tube after a while? यहां पर क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि देखो आप क्या करो, एक कैंडल को जला दो। ये कैंडल है, आपने इस कैंडल को जला दिया। ठीक है भैया, कैंडल जल रहा है, बढ़िया से जल रहा है। आप क्या करो, एक ग्लास ट्यूब लो। ये क्या है, ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब के दोनों तरफ क्या होंगे, खुले होंगे। इस तरफ से एयर इस तरफ से उस तरफ पास हो सकता है। आप क्या करो, टोंग्स की मदद से इस ग्लास ट्यूब का एक एंड इस फ्लेम के सेंटर के हिस्से में ले आओ, और यहां पर जब आप इसको लाओगे तो यहां से एक तरीके से गैस इस तरफ से इस तरफ निकलेगी। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करो, दूसरे एंड पर मैच स्टिक को लाओ, इस एंड के नजदीक। यहां पर जब आप मैच स्टिक लाओगे तो आपको क्या दिखेगा कि इस एंड पर भी आपको फ्लेम दिखने लगेगा, यहां पर इस ग्लास के इस एंड पर भी फ्लेम दिखने लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है, यही तो हमें समझना है। यहां पर क्या हुआ भाई, यहां पर हमारा कैंडल जल रहा था, लेकिन इसमें से कुछ गैस पार्टिकल्स यहां से निकल करके यहां जाने लगे, और यहां पर जब हम लोग मैच स्टिक लाते हैं तो इस एंड पर भी हमारा क्या होने लगता है, यहां पर फ्लेम हमें दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है, यह चीज हम लोग समझते हैं। तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है कि द सब्सटेंसेस व्हिच वेपराइजेस ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम।
आपको चैप्टर के शुरुआत का आंसर यहां पर मिला। हमने देखा कि जो कोल होता है वो फ्लेम नहीं देता है, लेकिन जो कैंडल है, जब हम लोग कैंडल बर्न करते हैं तो कैंडल में हमें फ्लेम दिखता है। क्यों? क्योंकि कोल जब बर्न होता है तो वो वेपराइज नहीं होता है, कोल के पार्टिकल्स वेपराइज नहीं होते हैं इस वजह से। लेकिन जब कैंडल बर्न होता है तो कैंडल जब बर्न होता है तो कैंडल में जो वैक्स होता है वो वेपराइज होता है, और उस वेपराइजेशन की वजह से यहां पर कैंडल में हमें फ्लेम दिखाई देता है। समझ गए? कहता है कि फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल, मोल्टेन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। जब हम लोग केरोसिन ऑयल के जो लैंप होते हैं उनको जब हम लोग बर्न करते हैं तो वहां पर केरोसिन ऑयल के लैंप में हमको फ्लेम मिलता है। क्यों? क्योंकि केरोसिन ऑयल जो है वो वेपराइज होता है और उसके बाद बर्न होता है, इस वजह से हमको वहां पर फ्लेम दिखता है। इसी प्रकार से जब हम लोग कैंडल को बर्न करते हैं तो कैंडल में जो वैक्स होता है वो वेपराइज करता है, और वो जब वेपराइज करेगा तो वेपराइज करने के बाद वो बर्न होगा और वो हमें क्या दिखेगा? वहां पर फ्लेम दिखाई देगा। इसके कंपैरिजन में जो चारकोल होता है वो वेपराइज नहीं होता है, इस वजह से वो फ्लेम जनरेट नहीं करता। ठीक है, आगे कहता है कि इन एक्टिविटी 4.5 कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट द ग्लास ट्यूब द कॉज ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड। यहां पर बात कर रहा है इस एक्टिविटी के बारे में कि यहां पर हमने देखा कि इस दूसरे एंड पर हमको यहां पर फ्लेम दिखाई देने लगा। ये क्यों यहां पर फ्लेम दिखाई दे रहा है? उसका रीजन यहां पर यह है कि यहां से जो वैक्स के पार्टिकल्स वेपराइज हो रहे थे वो इस ट्यूब से होकर के यहां पहुंचे, और यहां पर जब हम मैच स्टिक लेकर के आते हैं तो वो वैक्स के जो पार्टिकल्स हैं वो जो वेपराइज हुए थे वो यहां पर बर्न होते हैं, और यहां पर हमें क्या दिखता है? फ्लेम दिखाई देता है। समझ गए? तो यहां पर यह चीज आप समझ गए। इसके बाद यहां पर आपको एक चीज दिखा रहा है कि कहता है कि व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी, यहां पर एक आपको एक्टिविटी, एक टास्क करने के लिए बोल रहा है कि व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट, स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम, hold it there with a pair of tongs for about 10 seconds, then remove it. What do you observe? यहां पर क्या बोला? सिंपल सा बात बोला कि देखो एक कैंडल को बर्न करो, कैंडल को बर्न करके एक ग्लास का पीस लो, उसको टोंग्स की मदद से पकड़ करके कैंडल के ऊपर 10 सेकंड के लिए रखो, और रखने के बाद उसको हटाओ और ऑब्जर्व करो कि तुमको क्या दिखता है। तो ग्लास पीस के ऊपर तुमको इस प्रकार का ब्लैक मार्क दिखेगा, और इसको जब तुम ठंडे होने के बाद उंगली से इस प्रकार से उंगली से छुओगे तो तुमको ब्लैक पार्टिकल्स तुमको उंगली पर, अपने उंगली पर नजर आएंगे। तो ये क्या है? तो ये जो ब्लैक कलर तुम देख रहे हो या फिर ये यहां पर जो ब्लैक पार्टिकल है, ये है आपका जो कार्बन के पार्टिकल्स थे या फिर जो वैक्स के पार्टिकल हैं जो इवापोरेट हो गए, वो पार्टिकल्स है यहां पर जो कि कंप्लीटली बर्न नहीं होने पाए थे। समझ गए? ये पार्टिकल्स आप यहां पर फील कर सकते हो। समझ गए? इसी प्रकार से यहां पर आपको क्या बोल रहा है? यही चीज कि a circular blackish ring is formed on the glass plate slide. It indicates the deposition of unburned carbon particles present in the luminous zone of the flame. जो फ्लेम हमारा निकल रहा था उस फ्लेम के ल्यूमिनस जोन में जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स थे वो हमारे उस ग्लास स्लाइड पर जाकर के जमा हो गए थे। इसी प्रकार से एक और एक्टिविटी करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन लुमिनस जोन ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है कि आप एक कॉपर का पीस लो, कॉपर का वायर लो इस प्रकार से, और उसको क्या करो, ये जो कैंडल बर्न हो रहा है उसके नॉन लुमिनस जोन पर यहां पर इस प्रकार से रखो 30 सेकंड के लिए। तो इसको करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे? इसको करने के बाद ये ऑब्जर्व करोगे कि जो यहां पर हमने कॉपर का वायर डाला था फ्लेम के अंदर, उसमें से जो अंदर वाला हिस्सा है, मतलब यहां पर जो ये फ्लेम के अंदर जो हिस्सा था वो उतना गर्म या फिर उतना हमको ब्राइट रेड नहीं दिखेगा, बल्कि जस्ट इसके बाहर का हिस्सा, यहां पर जो हमारा हिस्सा था कॉपर का, ये हमको ब्राइट रेड दिखेगा। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसका रीजन क्या है? ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन ये हुआ कि जो नॉन लुमिनस जोन है फ्लेम का, यहां पर
जो ये हिस्सा है जोन है फ्लेम का, वो क्या है, वो ज्यादा हाई टेम्परेचर वाला रीजन है। क्यों ज्यादा हाई टेम्परेचर वाला रीजन है, क्योंकि यहां पर जो भी पार्टिकल्स एक प्रकार से हमारा वेपराइज हो रहे हैं, वो जब आते हैं ऊपर तो यहां पर वो कंप्लीटली बर्न नहीं होने पाते हैं। इस वजह से यहां पर टेम्परेचर हमारा कम होता है, लेकिन जब वो फ्लेम के बाहर साइड में पहुंचते हैं, इस हिस्से में पहुंचते हैं, तब वो अच्छी तरीके से बर्न होते हैं। और इस वजह से यहां पर टेम्परेचर हमको बाहर वाले हिस्से में टेम्परेचर क्या है, ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज यहां पर इसका रीजन है। Does it indicate that the non-luminous zone of the flame has a high temperature? In fact, this part of flame is the hottest part. तो यहां पर देखो तुम्हारा फ्लेम है, फ्लेम के अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे यहां पर तुम अगर फ्लेम देखो तो यहां पर लाइट हमें सबसे ज्यादा दिख रहा है, लेकिन ये सबसे लीस्ट हॉट पार्ट रीजन है। उसके बाद ये जो रीजन है ये मॉडरेटली हॉट रीजन है, और ये जो बाहर वाला रीजन है ये हमारा क्या है, हॉटेस्ट पार्ट रीजन है, क्योंकि यहां पर जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो सबसे अच्छी तरीके से बर्न होते हैं इस वजह से। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जो स्ट्रक्चर है कैंडल का, इसके जो पार्ट्स हैं ये अच्छे से ध्यान रख लेना। जैसे इसको बोला जाता है वैक्स कैंडल, ये आपका मिडिल जोन हो गया, ये वाला जोन मिडिल जोन हो गया, ये इनर मोस्ट जोन हो गया जो कि विक के पास का इलाका है। इसके बाद आउटर मोस्ट जोन है, यहां पर क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा, ये हमारा कैसा होगा, ब्लू होगा। अब यहां पर जरा तुम सोचो कि कैंडल का जो फ्लेम होता है वो हमें येलो दिखाई देता है, लेकिन जो हमारे घर में स्टोव जलता है वहां पर फ्लेम हमें ब्लू दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आंसर उसका यह है कि जो कैंडल है उसमें येलो फ्लेम दिखा रहा है कि यहां पर जो कार्बन पार्टिकल्स हैं उनका अच्छे से कंबशन नहीं हो रहा है, कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है। लेकिन जो हमारे घर में स्टोव जलाया जाता है उसका ब्लू फ्लेम हमें यह दिखाता है कि वहां पर कार्बन पार्टिकल्स का कंप्लीट कंबशन हो रहा है। तुम अगर कभी ध्यान देने पाओ कैंडल के ऊपर तो कैंडल का जो बाहरी हिस्सा होता है, यह हिस्सा होता है, अगर तुम नजदीक से ध्यान दोगे तो यह हिस्सा तुमको कैसा दिखेगा, ब्लू कलर का दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर तुम्हारा कंप्लीट कंबशन हो रहा है, इस वजह से। समझ गए? तो अब तुमको समझ में आ गया कि जो हमारे घर में गैस स्टोव यूज होते हैं उनका फ्लेम का कलर ब्लू क्यों होता है। ब्लू कलर इंडिकेट करता है कंप्लीट कंबशन को, रेड कलर इंडिकेट करता है उससे थोड़ा सा कम कंबशन, और येलो कलर इंडिकेट करता है पार्शियल कंबशन को, अच्छी तरीके से कंबशन नहीं हुआ है कार्बन पार्टिकल्स का, तब हमें क्या दिखेगा, येलो कलर। अच्छी तरीके से हो गया है कंबशन तो तब क्या दिखेगा, ब्लू कलर। ठीक है, अब यहां पर जैसे इसका यूज बता रहा है कि तुम कभी भी गोल्ड स्मिथ्स को वर्क करते हुए देखोगे, काम करते हुए देखोगे, तो वो एक प्रकार से मेटालिक ब्लो पाइप का यूज करते हैं गोल्ड और सिल्वर को मेंट करने के लिए। और वो जब भी कहीं फ्लेम जलाते हैं तो उसके आउटर मोस्ट जोन का वो यूज करते हैं ताकि वहां पर वो अपने गोल्ड सिल्वर को मेल्ट कर सके, क्योंकि आउटर मोस्ट जोन जो है वो हॉटेस्ट रीजन होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है, इस वजह से। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे देखें तो आगे क्या है, व्हाट इज अ फ्यूल। अब हमें फ्यूल की बात करनी है, तो फ्यूल के बारे में हम लोग बात पहले ही कर चुके हैं। क्या बात कर चुके हैं कि वो सब्सटेंस जिसमें कि बर्निंग होगा, वो सब्सटेंस जो कंबशन करेगा, वही हमारा क्या होता है, फ्यूल होता है। क्या बोलता है कि रिकॉल दैट द सोर्सेस ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल। यही सब्सटेंसेस है जिनको बर्न करके हमको हीट एनर्जी मिलती है, जिनको बर्न करके हमको लाइट एनर्जी मिलती है, वही हमारे लिए क्या होता है, फ्यूल होता है। अब यहां पर फ्यूल देखो कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ फ्यूल होते हैं जो कि बहुत ही एफिशिएंट होते हैं, मतलब कि थोड़ा सा फ्यूल बर्न करोगे अच्छा एनर्जी मिल गया हमको। कुछ फ्यूल होते हैं बहुत सारा फ्यूल बर्न करोगे तो थोड़ा सा हीट एनर्जी मिला। तो यहां पर फ्यूल कई प्रकार के हो सकते हैं। यहां पर कहता है कि गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडली अवेलेबल। हमारे लिए अच्छा फ्यूल कौन है, जो कि अच्छी क्वांटिटी में हमको अवेलेबल है, जिसके लिए हमको सोचना परेशान नहीं होना है, और जो हमारे लिए सस्ता है, और वो आसानी से एयर में बर्न हो जाता है मॉडरेट रेट पर, मतलब आसानी से बर्न हो जाता है। उसको बर्न करने के लिए बहुत दिमाग हमको नहीं लगाना है, बहुत मेहनत नहीं करना है। ठीक है, और साथ ही साथ वो अच्छी क्वांटिटी में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, और वो
अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस रिलीज भी नहीं करता है। समझ गए? तो आपसे अगर पूछा जाए गुड फ्यूल क्या है, तो यहां पर 3-4 पॉइंट है, आप इनको लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो आगे कहता है कि कोई भी फ्यूल ऐसा नहीं है जिसको कि हम लोग आइडियल फ्यूल बोल सकते हैं। मतलब कि हमको जो जो चीज चाहिए सारी चीजें एक ही फ्यूल में मौजूद हो, ऐसा नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग वुड का यूज करते हैं तो वुड को हम लोग यूज कर सकते हैं, हमारे लिए आसानी से अवेलेबल है, लेकिन उसको बर्न करने पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, साथ ही हमारे नेचर के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल डीजल जो है उसको बर्न करना आसान होता है, लेकिन उसको प्राप्त करने का प्रोसेस बहुत ही लेंदी होता है। हमारे पास वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, और जब पेट्रोल डीजल को हम लोग बर्न करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी देखना पड़ता है, हमारे नेचर को नुकसान होता है। इसी प्रकार से देखो तो जो एलपीजी है, सीएनजी है, वो पॉल्यूशन फ्रेंडली है, हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन उनको स्टोर करना, संभाल करके रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अलग अलग फ्यूल्स जो होते हैं उनकी अलग अलग खासियत होती है, और अपनी जरूरत के हिसाब से हम लोग अलग अलग फ्यूल का यूज करते हैं। यही चीज यहां पर कह रहा है कि फ्यूल्स जो होते हैं वो अलग अलग कॉस्ट के ऊपर हमें मिलते हैं। कुछ फ्यूल चीपर होते हैं, कुछ महंगे होते हैं, कुछ को स्टोर करना आसान होता है, कुछ को स्टोर करना मुश्किल होता है, कुछ जो होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, कुछ बहुत मुश्किल से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग फ्यूल्स होते हैं, जरूरत के हिसाब से हम उनको यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो हमारे सामने क्या आ जाता है, टॉपिक नंबर 4.7। ये क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी। इसमें हमें क्या बात करना है, अब यहां पर सिंपली समझना है कि देखो जो अलग अलग प्रकार के फ्यूल होते हैं, सारे फ्यूल एक जैसे तो है नहीं, सभी फ्यूल अलग अलग हैं और उनकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है। मतलब कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जो कि हमें अच्छी क्वांटिटी में हीट देते हैं, कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जो कि अच्छी क्वांटिटी में हीट नहीं देते हैं, कुछ फ्यूल होते हैं जो कि थोड़ा सा बर्न करो और बहुत लार्ज क्वांटिटी में हीट मिल जाएगा, और कुछ फ्यूल्स को बहुत ज्यादा बर्न करोगे तब थोड़ा सा हमें हीट मिलेगा। ये चीज होती है। तो यहां पर एक प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग फ्यूल्स को कंपेयर करेंगे कि कौन सा फ्यूल हमें कम क्वांटिटी में ज्यादा हीट एनर्जी दे देता है। कहता है कि सपोज यू वी आर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल। आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया काउ डंग, आपको कोल दिया गया, आपको एलपीजी दिया गया, तीनों दिया गया फ्यूल के रूप में। आप कौन सा फ्यूल को बर्न करना यूज करोगे और अपना रीजन बताओ। ठीक है, कहता है कि यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स का हेल्प ले सकते हो। डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? तो भाई आंसर है नहीं। अब यहां पर क्या है कि तुम अगर एलपीजी को बर्न करो, तुम अगर कोल को बर्न करो और काउ डंग को बर्न करो, तो तीनों का अलग अलग प्रोसेस है। काउ डंग को बर्न करने पर क्या होगा, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होगा, बहुत ज्यादा धुआं निकलेगा। ठीक है, और यहां पर हीट हमें बहुत कम मिलेगा। इतना सारा काउ डंग जलाओगे तब जाकर के थोड़ा मोड़ा हीट हमको मिलेगा। उसके कंपैरिजन में कोल जो है उसको बर्न करने के लिए तुमको पहले लकड़ी जलानी होगी, तब कोयला बर्न होगा, गर्म होगा, बर्न होगा, बहुत लेंदी प्रोसेस है। एलपीजी को अगर तुम यूज करते हो तो बहुत ही आसानी से ऐसे लाइटर जलाया, तुम्हारा फ्यूल बर्न होना शुरू हो गया और तुम आसानी से एलपीजी को यूज कर सकते हो। बहुत आसानी से तुमको क्या होगा, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बात क्या है कि तीनों फ्यूल जो है वो अलग अलग हैं, तीनों फ्यूल अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और तीनों फ्यूल सेम अमाउंट में तीनों फ्यूल अगर लिए जाएं तो उनसे अलग अलग अमाउंट में हीट एनर्जी निकलती है। अब यहां पर अलग अलग जो हीट एनर्जी निकलती है उसको कंपेयर करने के लिए एक क्वांटिटी हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कोई भी फ्यूल है उसका 1 केजी क्वांटिटी से जितनी हीट एनर्जी निकलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस का कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। मतलब कोई भी फ्यूल लिया, जैसे पेट्रोल लिया 1 केजी, और 1 केजी पेट्रोल को हमने कंप्लीट कंबशन कराया और हमें जितनी हीट एनर्जी मिली वो क्या हो गया, हमारा उसका कैलोरीफिक वैल्यू हो गया। इसी प्रकार से जितने भी फ्यूल हैं, हर फ्यूल का हम लोग 1 केजी लेंगे, उसका कंप्लीट कंबशन कराएंगे और उस कंप्लीट कंबशन से जो हीट एनर्जी मिली उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू हो गया। ठीक है, अब यहां पर इस कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग एक यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं जिसको बोला जाता है किलो जूल पर केजी। तो यहां पर देखो अलग अलग फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू लिखे हुए हैं। मतलब कि इन फ्यूल्स को अगर 1 केजी फ्यूल को अगर कंप्लीट कंबशन कराया जाए तो हमको कितना हीट एनर्जी मिलेगा। तो यहां पर काउ डंग केक को जब हम लोग बर्न करते हैं, 1 केजी काउ डंग केक को कंप्लीट कंबशन कराते हैं तो 6000 से 8000 किलो जूल पर केजी हमें एनर्जी मिलता है। वुड से 17000 से
32,000, कोल से 25 से लेकर के 33,000, पेट्रोल से 45,000। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके बाद केरोसिन हो गया 45, डीजल हो गया 45, मीथेन 50,000, सीएनजी 50,000, एलपीजी 55,000, बायोगैस 35,000 से 40,000, हाइड्रोजन 1,50,000। तो भाई देख रहे हो कि अलग अलग फ्यूल हैं, इन सबको एक एक केजी अगर हम लोग बर्न करेंगे कंप्लीटली तो हमें कितना कितना हीट एनर्जी मिलेगा। सबसे फ्यूल एफिशिएंट कौन है भाई? तो हमारा हाइड्रोजन सबसे फ्यूल एफिशिएंट है, लेकिन उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। हम लोग क्या अपने घर में हाइड्रोजन यूज करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो सबसे फ्यूल एफिशिएंट कौन है भाई? तो एलपीजी है। एलपीजी हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। 55,000 किलो जूल पर केजी हमें मिलता है। इसके बाद सबसे लीस्ट एफिशिएंट कौन है? तो भाई काउडंग केक है। ठीक है, ये आपने देख लिया कि अलग अलग फ्यूल्स को हमने कंपेयर किया। अब यहां पर देखो आगे क्या है, पॉइंट बता रहा है कि फ्यूल्स को बर्न करने पर क्या हमें नुकसान होता है। टॉपिक क्या है? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है कि द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। भाई एनवायरमेंट पर क्या क्या बैड इंपैक्ट पड़ते हैं, यहां पर मैं क्या करता हूं, इनको शॉर्ट में बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहला हार्मफुल इफेक्ट क्या बता रहा है कि जो कार्बन फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि वुड होता है, कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, इनको जब हम लोग बर्न करते हैं तो ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं और इनकी वजह से हमारे आसपास पॉल्यूशन फैलता है, जिससे कि लोगों को कई प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज होते हैं, अस्थमा वगैरह होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि इन सब्सटेंसेस के कंप्लीट कंबशन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होता है, और ये जो गैस होता है बहुत ही पॉइजनस गैस होता है, ये बहुत ही डेंजरस होता है अगर किसी क्लोज रूम में जला दिया जाए। तो जब तुम सर्दी के दिन आते हैं तब तुम देखते होगे कि कई बार तुमको न्यूज सुनने को मिलता होगा कि भाई किसी घर में लोग जो थे वो कोयले जला करके सो रहे थे, उनकी या तो वो सारे बेहोश हो गए या फिर उनकी डेथ हो गई। रीजन क्या है कि भाई जब हम लोग कोल को बर्न करते हैं या फिर इस प्रकार से चारकोल को बर्न करते हैं तो वो जब बर्न होता है तो इनकम्प्लीट कंबशन अगर होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगा, और ये एक प्रकार का पॉइजनस गैस होता है और इससे लोगों की जान भी जा सकती है। समझ गए? इसलिए कभी भी कोल को या फिर चारकोल को बंद कमरे में नहीं जलाना चाहिए, वो जान के लिए खतरनाक होता है। समझ गए? इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? बोलता है कि कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। जब हम लोग फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो ज्यादातर फ्यूल्स को बर्न करने पर क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। समझ गए? अब यहां पर ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग एक तरीके से ऐसा फेनोमेना है जिससे कि हमारे एटमॉस्फेयर का या फिर हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है। टेम्परेचर राइज करने से क्या नुकसान है? टेम्परेचर राइज करने से नुकसान ये है कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो सारे पिघल रहे हैं, हमारे जो पूरा अर्थ है उसका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, सी लेवल राइज कर रहा है, इसके साथ ही कोस्टल एरियाज में फ्लड की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे इलाके हो सकता है कि कुछ सालों में डूब जाएं, बहुत सारे क्षेत्र। समझ गए? इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो अगला पॉइंट क्या बोलता है? बोलता है कि कोल और डीजल को बर्न करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, और यह बहुत ही सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस होता है, बहुत ही डेंजरस होता है हेल्थ के लिए। साथ ही साथ यहां पर क्या होता है? जब पेट्रोल इंजन चलते हैं, पेट्रोल बर्न किया जाता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो जब हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ऊपर में आसमान में जाते हैं, तो वो जाकर के हमारे क्लाउड्स में मिक्स हो जाते हैं और एसिड रेन कॉज करते हैं। एसिड रेन इनकी वजह से होता है, और एसिड रेन जब होता है तो हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, जो पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान पहुंचता है, और जो भी बिल्डिंग्स हैं उनको नुकसान एक प्रकार से पहुंचता है। सॉइल की क्वालिटी भी डिग्रेड होती है। समझ गए? इसके बाद आगे कहता है कि द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। तो हम क्या कर रहे हैं? अब पेट्रोल डीजल का यूज कम कर रहे हैं, सीएनजी का यूज बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सीएनजी जो होता है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में हार्मफुल गैस रिलीज करता है। सीएनजी एक प्रकार का क्लीन फ्यूल होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो आगे तुमको यहां पर डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताया गया है कि भाई सैकड़ों सालों, हजारों सालों से हम लोग जो है वुड का यूज करते आए हैं डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में, लेकिन हमने क्या किया? धीरे धीरे उस वुड को रिप्लेस कर रहे हैं एलपीजी,
कोल, इस प्रकार के फ्यूल की वजह से। लेकिन आज भी हमारे गांव में अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पर लोग वुड का यूज करते हैं बर्निंग के लिए, क्योंकि वुड जो है वो रेडिली अवेलेबल होता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बहुत ही सस्ता हो जाता है इस वजह से। लेकिन वुड को बर्न करने पर नुकसान यह है कि उससे बहुत ज्यादा स्मोक जनरेट होता है, उससे ह्यूमन बीइंग्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत हेल्थ इश्यूज होते हैं, समझ गए। और यहां पर वुड को यूज करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग पेड़ों की कटाई करेंगे, और पेड़ों की कटाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे दुनिया में पेड़ कम होंगे, जंगल कम होगा, जिससे कि हमको और भी तरीके के प्रॉब्लम्स यहां पर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।